अंधेरी रात है। मूसलाधार पानी बरस रहा है। खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं। कमरे की रोशनी खिड़की के बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार, लंबी, मोटी गिरती हुई नजर आ जाती है। इस वक्त अगर घर में आग भी लग जाए तो शायद मैं बाहर निकलने की हिम्मत ना करूं। लेकिन एक दिन था जब ऐसे ही अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था। उसे आज 30 साल गुजर गए। उन दिनों में फौज में नौकर था। वो फौजी जिंदगी कितने मजे से गुजरती थी। मेरी जिंदगी की सबसे मीठी, सबसे सुहानी यादें उसी जमाने से जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा इस नीम जान झुकी हुई कमर वाले खस्ताहाल आदमी में भी कभी हौसला, हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था। क्या क्या दोस्त थे जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट नाचती रहती थी। वो अदन, वो बसरा, वो मिस्र, आज सब मेरे लिए सपने हैं। यथार्थ है तो ये तंग कमरा और अखबार का दफ्तर। हाँ, ऐसी ही अंधेरी डरावनी सुनसान रात थी। मैं बैरक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगजीन का पहरा दे रहा था। कंधे पर भरा हुआ राइफल था। बैरक में से 2-4 सिपाहियों के गाने की आवाजें आ रही थी। रह रहकर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त और नीचे का हरा भरा मैदान इस तरह नजर आ जाते थे जैसे किसी बच्चे की बड़ी बड़ी काली भूली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आ जाती है। धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की। अंधकार और भी अंधेरा, बादल की गरज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई। मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी। अचानक मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे सामने से किसी चीज की परछाई सी निकल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया। वो कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी से भीगता हुआ एक तरफ जा रहा था। मुझे हैरत हुई, उस मूसलाधार वर्षा में कौन आदमी बैरक से निकल सकता है और क्यों? मुझे अब उसके आदमी होने पे कोई संदेह न था। मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा, हॉल्ट, हु कम्स देयर? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब न मिले तो मुझे बंदूक दाग देनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने बंदूक हाथ में लेकर खूब जोर से कड़क कर पूछा, हॉल्ट, हु कम्स देयर? जवाब तो अब भी ना मिला, मगर वो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मालूम हुआ वो मर्द नहीं, औरत है। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करूं, उसने कहा, संतरी, खुद अकेले चुप रहो, मैं हूं लुइसा। मेरी हैरत की कोई हद न रही। अब मैंने उसे पहचान लिया। वो हमारे कमांडिंग अफसर की बेटी लुइसा ही थी। मगर इस वक्त इस मूसलाधार में और घटाटोप अंधेरे में ये कहां जा रही है? बैरक में 1000 जवान मौजूद थे, उसका हुक्म पूरा कर सकते थे। फिर वो नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहां के लिए निकली? मैंने आदेश के स्वर में पूछा, तुम इस वक्त कहां जा रही हो? लुइसा ने विनती के स्वर में कहा, माफ करो संतरी, मैं ये नहीं बता सकती और तुमसे प्रार्थना करती हूँ ये बात किसी से ना कहना। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने उसी सिपाहियाना अंदाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं फौज का एक अदना सिपाही हूं, मुझे इतना अधिकार नहीं। मैं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूं। क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे कमांडिंग अफसर की लड़की हूं? मैंने जरा हंसकर जवाब दिया, अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर साहब को भी ऐसी हालत में देख लूं तो उनके साथ भी यही सख्ती करनी पड़ेगी। कायदा सबके लिए एक है और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं है। ये निर्दय उत्तर पाकर उसने करुणा स्वर में पूछा, तो फिर क्या तदबीर है? मुझे उस पर रहम तो आ रहा था, लेकिन कायदों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुझे नतीजे का जरा भी डर नहीं था। कोर्ट मार्शल या तनजुल्ली
या कोई सजा मेरे ध्यान में न थी। मेरा अंतःकरण भी साफ था, लेकिन कायदे को कैसे तोड़ूं? इसी हैस बहस में खड़ा था कि लुइसा ने एक कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और निहायत पुरदर्द बेचैनी के लहजे में बोली, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा मालूम हो रहा था उसका दिल पिघला जा रहा है। मैं महसूस कर रहा था उसका हाथ कांप रहा है। एक बार जी में आया, जाने दो। प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने पर मजबूर करती? फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनूं? लेकिन कायदे ने फिर जुबान पकड़ ली। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न कर मुंह फेर कर कहा, और कोई तदबीर नहीं है। मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे शरीर में जान ना हो। पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। मेरे हाथ को पकड़े हुए गिड़गिड़ा कर बोली, संतरी, मुझ पर रहम करो प्लीज, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ। मैं बड़ी बदनसीब हूं। मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गर्म कतरे टपक पड़े। मूसलाधार बारिश का मुझ पर जर्रा भर भी असर न हुआ, लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सिर से पांव तक हिलाकर रख दिया। मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया। एक तरफ कायदे और फर्ज की आहनी दीवार थी, दूसरी तरफ एक सकुमार युवती का विनती भरा आग्रह। मैं जानता था अगर उसे सार्जेंट के सुपुर्द कर दूंगा तो सवेरा होते ही सारी बटालियन में खबर फैल जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा। कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लौह कानून कोई रियायत ना कर सकेगा, खासकर लड़ाई के जमाने में। और अगर इसे छोड़ दूं तो इतनी बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा, जिंदगी खाक में मिल जाएगी। कौन जाने कल जिंदा भी रहूं या नहीं। भेद छिपा भी रहे तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे सदा धिक्कारेगी नहीं? क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलेर ढंग से ताक सकूंगा? क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा समाया ना रहेगा? लुइसा बोल उठी, संतरी। विनती का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। वो अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जब आदमी की वाक शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है। मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा, बड़ा मुश्किल मामला है संतरी, मेरी इज्जत बचा लो प्लीज। मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। मैंने स्वाभिमान पूर्वक कहा, मिस लुइसा, मुझे लालच न दीजिए। मैं लालची नहीं हूं। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूं कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं है? क्या फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है? लुइसा ने जरा जोश में भरकर कहा। इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। फौजी कानून अस्थायी, परिवर्तनशील होता है, परिवेश के अधीन होता है। नैतिक कानून अटल और सनातन होता है, परिवेश से ऊपर होता है। मैंने कायल होकर कहा, जाओ मिस लुइसा, अब तुम आजाद हो। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा। मगर तुमसे केवल यही प्रार्थना है, आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का उपदेश ना देना, क्योंकि फौजी कानून में वो भी जुर्म है। फौजी आदमी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा कानून फौजी कानून है। फौज किसी नैतिक, आत्मिक या ईश्वरीय कानून की परवाह नहीं करती। लुइसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसान में डूबे हुए लहजे में बोली, संतरी, भगवान तुम्हें इसका फल दे। मगर फौरन उसे संदेह हुआ, शायद ये सिपाही आइंदा किसी मौके पर ये भेद ना खोल दे। इसलिए अपने और भी इत्मीनान के ख्याल से उसने कहा, मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा, मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। कभी किसी से कहोगे तो नहीं? कभी नहीं। पक्का? कभी नहीं। हाँ, जीते जी तो नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया संतरी। लुइसा तुम्हारी इस नेकी और एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी भूलेगे नहीं। तुम जहां रहोगे तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। जिस वक्त तुम्हें जरूरत हो मेरी याद करना। लुइसा दुनिया के उस पर्दे पर होगी, तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी। वो आज से तुम्हें भाई समझती है। सिपाही की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे खिदमत करने वाली बहन की जरूरत होती है। भगवान न करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आए, लेकिन अगर आए
तो लुइसा अपना फर्ज अदा करने में पीछे नहीं रहेगी। क्या मैं अपने नेक मिजाज भाई का नाम पूछ सकती हूँ? बिजली एक बार चमक उठी। मैंने देखा लुइसा की आंखों में आंसू भरे हैं। बोला, लुइसा, इन हौसला बढ़ाने वाली बातों के लिए मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वो नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूं। किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। मेरा नाम पूछकर क्या करोगी? लुइसा ने शिकायत के स्वर में कहा। क्या बहन के लिए भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है? इन शब्दों में कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसा अपनापन भरा था कि मेरी आंखों में बरबस आंसू भर आए। नहीं लुइसा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस भाई जैसे सलूक में स्वार्थ की छाया भी न रहने पाए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। लुइसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ धीरे से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई। अंधेरे के कारण बिल्कुल नजर नहीं आया कि वो कहां गई और न ही पूछना उचित था। मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा। कमांडिंग अफसर की बेटी क्या एक मामूली सिपाही को, और वो भी जो काला आदमी हो, कुत्ते से बदतर नहीं समझती? मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी। क्या लुइसा बच पाई? क्या उसका राज राज रह पाया? क्या हिंदुस्तानी सिपाही अपनी जुबान पर खरा उतरा? जानेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी त्रिशूल के अगले पार्ट में।